हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस के बारे में। तो आज हम लोग डिफेंस सेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो डिफेंस जो हमारे यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इसकी इन्फोर्समेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत विच प्रोवाइड द पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड वेयर विद ऑल द आर्म फोर्सेज टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड दिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत इसको पूरे कंट्रोल किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज क्रिएटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्रिएट किया गया था डिफेंस मतलब इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद। इच सर्विस वाज प्लेड अंडर इट्स ओन कमांडर इन चीफ। तो हर सर्विस मतलब 3 तरह के सर्विस होते थे, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तीनों का एक कमांडर इन चीफ उस समय हुआ करते थे, है ना, अभी भी हुआ करते हैं। 1955 कमांडर इन चीफ से रिनेम्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो कमांडर इन चीफ का नाम बदल के क्या कर दिया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। 1955 में काम किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वाज सेटअप इन 1962। एक डिफेंस प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट सेटअप किया था 1962 में। इसका मेन काम क्या था, तो रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोडक्शन करना। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज वाज क्रिएटेड इन 1965। 1965 में डिपार्टमेंट डिफेंस सप्लाईज क्रिएट किया गया ताकि जो डिफेंस रिलेटेड जितने स्कीम है उसको आसानी से लागू करवा सके। दीज टू डिपार्टमेंट्स लेटर मर्ज टू फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई। बाद में इसको दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बनाया था 62 में, डिपार्टमेंट डिफेंस सप्लाई बनाया गया था 65 में, बाद में इसको मर्ज कर दिया गया। इन 2004 द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन सप्लाई वाज चेंज टू द डिपार्टमेंट डिफेंस प्रोडक्शन। बाद में फिर से इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका जो था नाम बदल के कर दिया 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है। इन 1980 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड। तो 1980 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ डीआरडीओ डेवलप किया गया था। डीआरडीओ नहीं, वो तो अलग है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रिएट किया गया था और 1980 में। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर क्रिएट किया था 2004 में, ठीक है। अभी एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 2019 में इसको क्रिएट किया गया है। 19 के जो मतलब 15 अगस्त के दिन इसको भाषण में बोला गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बाद में अभी जो हमारे पास सबसे पहले सीडीएस जो है जनरल बिपिन रावत है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस स्ट्रेटजी। इंडिया कंटिन्यू टू एड्रेस द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी चैलेंज बाय परसुइंग कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद द पार्टनर कंट्री। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में हर तरीके का चैलेंज है, सिक्योरिटी चैलेंज देगा। तो कन्वेंशनल यानी पारंपरिक जो बहुत पहले से देखता आ जा रहा है, और नॉन कन्वेंशनल यानी कि आजकल का जैसे साइबर अटैक वगैरह जो हो गया वो नॉन कन्वेंशनल चैलेंज है, ठीक है। टेररिज्म वगैरह जो है वो सब पुराना चैलेंज है, मतलब कि कन्वेंशनल चैलेंज है। रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो इंडिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी फंक्शन विद प्रिंसिपल कमिटमेंट टू रीजनल इंटरनेशनल पीस एंड प्रोपेसी। तो हमारे आर्टिकल 51 में ही बताया गया है कि मतलब कि पूरे दुनिया में सुख शांति के लिए इंडिया काम करेगा। द रीजनल कोऑपरेशन इन द एरिया। तो रीजनल कोऑपरेशन कैसे, मतलब हम लोग अपने क्षेत्र में आसपास के जो कंट्री है उसके साथ कैसे इंगेज करते हैं। तो इंडिया का एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि हम लोग पड़ोसी को पहले देखेंगे। यदि कोई आपदा आता है या फिर किसी भी तरह का हेल्प का ज़रूरत पड़ता है तो, या फिर कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब कि यदि 2 कंट्री के बीच में हमको चुनना पड़े कि किसका साथ देना है, तो नेबरहुड को पहले साथ देंगे, मतलब पड़ोसी को वहाँ पे देंगे। तो इंडिया की इस पॉलिसी को बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। उसके अलावा एक लुकिस्ट पॉलिसी है इंडिया का। लुकिस्ट पॉलिसी किस लिए है, तो जो आसियान कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब जो कंट्री हैं मतलब जो इंडिया यहाँ पे है, इंडिया मान लीजिए कैसे है, तो इधर का जो कंट्री है उसके तरह इंडिया क्या नीति रहेगा, इसको बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूरब की ओर देखो, ऐसा बोल सकते हैं। तो बहुत सारा इस तरह का रीजनल समिट करवाया जाता है इंडिया के द्वारा, फिर बहुत सारा रीजनल ग्रुपिंग है जहाँ पे इंडिया पार्ट है। जैसे एक सबसे लेटेस्ट अभी जो ग्रुपिंग आप देख सकते हैं जो उभर कर आया है, पहले सार्क का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस तरीके का सार्क होता था। और अभी एक बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिम्स्टेक BIMSTEC, ठीक है, बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो इसमें मेन कितने देश हैं, तो जो भी बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले देश हैं इसके मेंबर हैं, ठीक है। जैसे इंडिया है, इसमें बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है। उसके बाद फिर श्रीलंका है, उसके अलावा नेपाल और भूटान है। तो नेपाल और भूटान का बाउंड्री बे ऑफ बंगाल के साथ नहीं है, फिर भी वो लोग इसके पार्ट हैं, ठीक है। तो 4th बिम्स्टेक समिट हुआ था 2018 में काठमांडू में। तो 2018 में काठमांडू में 4था बिम्स्टेक समिट हुआ था। और द काठमांडू डिक्लेरेशन प्रोवाइड विजन एंड लीडर डायरेक्शन एंड डिस्फाइंग रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे बस वही सब बात किया है जो हर जगह होता है कि टेररिज्म को रोकना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ लड़ना है, सिक्योरिटी एरिया में काम करना है, एग्रीकल्चर और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करना है ना, कल्चर टूरिज्म को प्रमोट करना है। इंडिया हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी बाय लॉन्चिंग एंड इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजनल इन गुरुग्राम 2018। तो 2018 में एक लॉन्च किया गया था
इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में कोई भी यदि मैरीटाइम चैलेंज आता है, ठीक है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन सेंटर सेटअप किया है गुरुग्राम में 2018 में। तो याद रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो सेंटर है कहाँ सेटअप किया गया, तो मतलब कि कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता कि गुरुग्राम में सेटअप किया गया, क्योंकि गुरुग्राम में तो कोई बाउंड्री है नहीं समुद्र किनारे, है ना, ये तो कंट्री के अंदर वाले हिस्से में है। तो इसलिए इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक मतलब कि इन्फॉर्मेशन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन के लिए, और इसका काम क्या है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना। इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न आर क्लोजली लिंक्ड विद द नेबरिंग न्यूट्रल नेशन इन इंडियन ओशन रीजन इंक्लूडिंग मालदीव्स। Engagement between the defense forces both of the nation have enhanced over the years. India continue to assist Maldives National Defense Force in their capability and capacity building. Bilateral training between the Army, Navy and Coast Guard of the two countries taken annual basis. तो कहा जा रहा है कि इंडिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है, अपने नेबरिंग कंट्री में देखा जाए तो एक कंट्री है मालदीव्स, उसके साथ भी है, मतलब कि मालदीव्स के साथ हमारा इंगेजमेंट कैसा उसके बारे में बताया गया। तो मालदीव के साथ हमारा इंगेजमेंट हाल के कुछ वर्षों में बढ़ा है, क्योंकि जब से वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुआ है, तो उसके पहले जो अभी वहाँ अभी जो गवर्नमेंट हो इंडिया ओरिएंटेड है, मतलब इंडिया सपोर्टेड है, और इसके इंडिया मतलब वो गवर्नमेंट इंडिया को सपोर्ट करता है, कहने का मतलब ये हर चीज़ में इंडिया को देखना चाहता है अपने कंट्री में। इसके पहले जो गवर्नमेंट था वो चाइना सपोर्टेड था, कहने का मतलब वो चाहता था कि चाइना हमारे कंट्री में आए, हमारे कंट्री का डेवलप करे, और ये चाहता है कि इंडिया हमारे कंट्री में आए, हमारे डिजास्टर में मदद करे, हमारे कंट्री को डेवलप करे, ठीक है। तो अभी जो है इंडिया और मालदीव का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और बायलेटरल एक्सरसाइज दोनों के बीच में होता है, आर्मी और मतलब आर्मी में जो यदि होता है, इंडियन आर्मी और मालदीव्स के आर्मी में यदि होता है तो उसको एक्यूबेरिन नाम है, नेवी में एकाथ नाम है, और दोस्ती है कोस्ट गार्ड का, ठीक है। उसी तरह से नेपाल के साथ हमारा रिलेशन है, तो इंडो नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है सूर्य किरण। तो याद रखेंगे सूर्य किरण किसके साथ होता है, नेपाल के साथ होता है। इंडिया श्रीलंका की बात किया जाए तो डिफेंस और सिक्योरिटी मैटर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ हम लोग का जो मतलब कि यहाँ पे रिलेशन है। द आर्मीज ऑफ इंडिया श्रीलंका हेड 6th एनुअल मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। द कंट्री न्यू इंडियन पॉलिसी हैज एडुकुलेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट टू मॉरिशस इन March 15। द पॉलिसी इनकैप्सुलेट्स सागर, तो एक सागर पॉलिसी है भी इंडिया का। सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब इस रीजन में जितने लोग हैं, जितने भी कंट्री, सबका सिक्योरिटी हो और सब ग्रोथ करें, ठीक है। दिस इनिशिएटिव के तहत काफ़ी इकोनॉमिक वर्क किया जाता है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन किया जाता है हम मतलब कि जो भी इस रीजन में है, इंडियन ओशन रीजन में। इंडो यूएस पार्टनरशिप इन ए पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी विद इंडिया बीइंग डेजिग्नेटेड मेजर डिफेंस पार्टनर इन नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। तो मतलब वहाँ का एक एक्ट है, ठीक है, यहाँ पे मतलब अमेरिका में एक एक्ट है NDDA एक्ट। तो पहले इंडिया इस एक्ट के अंदर आता था, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। तो मतलब कि ये इससे मतलब कि इंडिया को कोई मतलब इंडिया का इससे क्या होने वाला है, जैसे वो लोग अपना एक एक्ट बनाया था, इस लिस्ट में जो होगा उसके साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे, और ज़्यादा यदि कोऑपरेशन होगा डिफेंस का तो हम लोग उसके इस लिस्ट में नाम रख देंगे। तो इंडिया का जो अभी है मतलब कि USA जो है इंडिया को स्ट्रेटजिक ऑथराइजेशन एक्ट के तहत देखता है, पहले जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत देखता था, ठीक है। तो इसका स्ट्रेटजिक ऑथराइजेशन एक्ट मतलब अमेरिका के स्ट्रेटजिक ऑथराइजेशन एक्ट में वही कंपनी है जो US का क्लोज एलाई है। तो मतलब बता रहा है कि US हम मतलब कि अभी जो है इंडिया का इंपॉर्टेंस US के नज़र में काफ़ी ज़्यादा है, तो यानी इंडिया और US के रिलेशन काफ़ी अच्छा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात किया जाए तो प्रिंसिपल टास्क ऑफ मिनिस्ट्री टू फ्रेम पॉलिसी डायरेक्शन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर एंड कम्युनिकेट देम टू इम्प्लीमेंटेशन टू द सर्विस हेडक्वार्टर। तो इसका मेन काम क्या है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, तो इस मिनिस्ट्री का मेन काम है टू फ्रेम पॉलिसी डायरेक्शन ऑन डिफेंस, तो डिफेंस पे पॉलिसी डायरेक्शन को फ्रेम करना, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर पे पॉलिसी फ्रेम करना, एंड कम्युनिकेट देम फॉर इम्प्लीमेंटेशन, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना, उसको सर्विस हेडक्वार्टर तक पहुंचाना, आर्मी का जो हेडक्वार्टर वहाँ तक पहुंचाना। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, इस्टेब्लिशमेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट, ये सब काम इसका है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अब इंडियन आर्मी की बात किया जाए तो इंडियन यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए, और पॉसिबल तो ये भी बताइए किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। इंडियन आर्मी इज पॉइज फॉर मेजर मॉडर्नाइजेशन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ है और काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो खास करके मेक इन इंडिया परस्यूट के तहत टेक्नोलॉजी बीइंग ए मेजर ड्राइव इन एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शॉल सेव काउंटर फ्यूचर बैटल। तो कहा जा रहा है कि आजकल आर्मी जो है सिर्फ आर्मी से लड़ाई नहीं होता बल्कि टेक्नोलॉजी का भी लड़ाई होता है, इसलिए आर्मी को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है UN पीस कीपिंग में, UN का एक पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है, मतलब जो दुनिया में शांति बहाल करने का काम करता है। डिस्पाइट ऑपरेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी कमिटमेंट, तो कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी जो है इंटरनल सिक्योरिटी पर तो काम करता है, ये उसके अलावा बहुत सारा ऑपरेशनल वर्क करता है, जैसे कोई डिजास्टर आता है वहाँ पे वर्क करता है। UN पीस कीपिंग में भी जो है इंडिया का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है इंडिया
ठीक है। यूएन पीस कीपिंग में सबसे ज़्यादा मतलब कि सेकंड सबसे ज़्यादा नंबर अपना ट्रूप भेजा है, मतलब सबसे दूसरे नंबर पर यदि सिपाही देखा जाए तो इंडिया का है यूएन पीस कीपिंग में। 4 यूएन पीस कीपिंग मिशन कंटिजेंट ऑफ इंडिया डिप्लॉयड अराउंड द वर्ल्ड सिंस 1950 इंडियन आर्मी हैज पार्टिसिपेटेड इन 51 यूएन मिशन। तो टोटल 71 यूएन मिशन हुआ है अभी तक, मतलब कि जब से यूएन का स्थापना हुआ तब से 71 जगह यूएन पीस कीपिंग फोर्स का यूज किया गया, जिसमें 51 जगह इंडिया गया है। ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे लॉन्च है? द आर्मी अंडरटेक्स यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टू एड्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म। तो वहाँ पे जो लोग टेररिज्म से अफेक्टेड हुए हैं उनके लिए ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन नेवी की बात किया जाए तो इसका काम क्या है? तो नेवी मतलब कि वाटर बाउंड्री को सिक्योरिटी को देना। द पर्पस ऑफ नेवी टू सेफगार्ड द नेशन यूज ऑफ सी, है ना, मतलब कि नेशन का यूज समुद्र में किस तरीके से किया जा रहा है। सोवेनिटी पर्पस कोई हमारे वाटर में तो नहीं चला आ रहा है ना, उसको सी बॉर्डर को गार्ड करना एक तरह से बोल सकते हैं। द मेन रोल्स ऑफ इंडियन ओशन अंडरटेकर मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, कॉन्स्टेबुलरी एंड बेनिग्न। ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या क्या रोल है इंडियन नेवी का? तो यहाँ पे 4 रोल है, मिलिट्री, डिप्लोमेसी। तो देखते हैं मिलिट्री रोल क्या है। द प्राइमरी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेवी इज टू डेटर एनी मिलिट्री एडवेंचर अगेंस्ट द कंट्री। तो यदि किसी कंट्री के द्वारा मिलिट्री एडवेंचर में आ रहा है हमारे कंट्री, मतलब हमारे कंट्री को किसी दूसरे कंट्री के खतरा है उसके मिलिट्री से, तो उसका डिटरेंस प्रोवाइड कराता है इंडियन नेवी, मतलब उसको एक तरह से धमकी देता है। हमारे इंडिया को सर्वाइव मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटी पायरेसी ऑपरेशन। एंटी पायरेसी यानी कि जहाँ पे यदि समुद्र में यदि कहीं पायरेसी हो रहा है, लूट हो रहा है, तो उसको रोकना। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडिया ट्रेड इंक्लूडिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर पास थ्रू द गल्फ ऑफ एडन। तो कहा जा रहा है कि इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड का एक हिस्सा गल्फ ऑफ एडन से पास करता है। द सेफ्टी एंड अनहिंडर्ड कंटिन्यूटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड ऑन दिस रूट इज प्राइमरीली नेशनल कंसर्न। तो यदि इस रूट पे पायरेसी हो रहा है तो वो नेशनल कंसर्न का हिस्सा, मतलब कि हमारे राष्ट्र के लिए एक चिंता का विषय है। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी जो इंडियन नेवी जो है हम लोग को गार्ड प्रोवाइड कराता है। पायरेसी ऑफ द कोस्ट सोमालिया हैड ग्रोन स्टेडली ओवर। तो सोमालिया के कोस्ट के आसपास पायरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हाल फिलहाल के वर्षों में, खास करके 2010-11 के वर्षों में। तो वहाँ पे इंडियन नेवी के द्वारा 2012 से ही पेट्रोलिंग किया जा रहा है। फ्री पेट्रोल की बात करें तो इन 2018 IN शिफ्टेड फ्रॉम द स्कॉट साइकिल कॉन्सेप्ट टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री पेट्रोल। तो कहा जा रहा है कि पहले इंडियन नेवी के द्वारा एक पॉलिसी अपनाया जाता था जिसको बोलते थे स्कॉट साइकिल। अब जो कॉन्सेप्ट है इंडियन नेवी का वो है फ्री पेट्रोल। फ्री पेट्रोल का मतलब क्या हुआ? द फ्री पेट्रोल इन द GOA प्रोवाइड गल्फ ऑफ एडन, GOA का मतलब गल्फ ऑफ एडन, प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द IN शिप टू रिस्पॉन्ड टू डेवलपिंग सिचुएशन फॉर एंटी पायरेसी मिशन। तो स्कॉट साइकिल का मतलब क्या होता था कि जब कोई लूट का घटना होता था तब पीछे से रक्षा करने जाता था, एक तरह से बोल सकते हैं स्कॉट प्रोवाइड कराता था। ठीक है। अब फ्री पेट्रोल पॉलिसी के तहत क्या है कि हमेशा पेट्रोलिंग किया जाता है ताकि मतलब कि कोई लूट का घटना न हो। ऑपरेशन मदद कंडक्टेड टू प्रोवाइड सर्च एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ असिस्टेंस इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ केरला। तो केरला में जब बाढ़ आया था 2018 में, तो उस समय ऑपरेशन मदद लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। साइक्लोन तितली, गाजा, फेथाई, फैनी, इतना ज़्यादा साइक्लोन आया। तो मतलब इंडियन नेवी प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एंड ACR असिस्टेंस इंक्लूडिंग एयर ड्रॉपिंग ऑफ फूड पैकेट एंड रिलीफ मटेरियल एट वेरियस लोकेशन इन कोऑर्डिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये सारे साइक्लोन में। इंडियन एयरफोर्स की बात किया जाए तो इसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है। यानी कि आज़ाद मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले भी इसका स्थापना हुआ था। द IAF हैज ऑलवेज इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटीज। तो INA मतलब IAF जो है इंडियन एयरफोर्स जो हमेशा डेवलपमेंट को इनकरेज किया है। और या फिर इंडिया में यदि इंडिजिनस रूप से यानी कि स्वदेशी रूप से यदि किसी डिफेंस प्रोडक्शन को विकसित करना हो तो IAF उसमें हमेशा सहयोग किया है। इट क्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इंडिजिनसली बिल्ड प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग सेल्फ रिलायंस एंड रिजल्टेड सिग्निफिकेंट प्रोस वेरियस सिस्टम्स IAF। द डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर 2016 में एक डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर आया था, यानी कि डिफेंस सामान हम किस तरीके से खरीदेंगे। तो यहाँ पे एक आया था असाइंड हाईएस्ट प्रेफरेंस टू मेक एंड बाई। तो वहाँ पे बताया गया कि इंडिया ज़्यादा मेक एंड मतलब मेक को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा बाई के ऊपर। ठीक है। मतलब कि बनाने पे ज़्यादा जोर देगा खरीदने के मुकाबले। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया इंडियन इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चर IDDM कैटेगरीज। ठीक है। नेक्स्ट है कि LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA का फुल फॉर्म होता है मार्क 1 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। उसके बाद एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट और सम ऑफ द केस बीइंग प्रोग्रेस थ्रू द IDDM रूट। तो IDDM रूट के तहत यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चरर, इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चर, उस कैटेगरी के तहत कुछ जो इक्विपमेंट इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए हैं, जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है मार्क 1, उसके बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक है।
ठीक है। उस हेलीकॉप्टर का नाम है अवाक्स, यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट है। मेक इन इंडिया के बारे में बात किया जाए तो वन ऑफ द मेन फोकस एरिया ऑफ द IAF इज टू सपोर्ट इंडिजनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आकाश मिसाइल, एडवांस हेलीकॉप्टर, उसके ये सब ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा और भी यहाँ पे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल करने की बात किया जा रहा है, और मतलब कि अभी 1-2 किया गया और भी यहाँ पे किया जाएगा। उसी तरीके से देख सकते हैं IAF जो है DRDO के साथ कोऑर्डिनेट करता है और वहाँ पे कई तरह का वहाँ पे डेवलप करता है। ठीक है, मतलब कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके से इंडिजनाइजेशन हो, मतलब कि स्वदेशी रूप से किस तरीके से विकसित हो कोई भी इक्विपमेंट। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के बारे में बात किया जाए तो IAF इज इंस्टॉलेशन IAF कैप्टिव 3G WCDMA मोबाइल नेटवर्क एप्सेल। तो एप्सेल डेवलप किया गया है एयरफोर्स के द्वारा। दिस नेटवर्क हैज बीन फुली ऑपरेशनल विथ वॉइस कॉल्स एंड डाटा सर्विस। तो उसमें वॉइस के लिए डाटा सर्विस पे इन हाउस इनिशिएटिव है ऑल्सो बीन डेवलप ऑफ द एप्स लाइक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। इसके अलावा मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप की तरह एक ऐपचैट डेवलप किया गया है इंडियन फोर्स के द्वारा। IAF डायरेक्टिव सर्च ऐप, तो मतलब कि IAF इंडियन एयरफोर्स में डिफरेंट नंबर को एक सर्च लिस्ट उसको सर्च करने के लिए ऐप बनाया गया है। कॉन्फ्रेंस शेड्यूलर ऐप, कॉलर ID ऐप, एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस ऐप, वेबसाइट। उसके अलावा और भी कई तरह का मेड वॉच ऐप। ठीक है, मेड वॉच ऐप के तहत जो जितने भी IAF मतलब कि एयरफोर्स के जो भी पर्सनल हैं, मतलब कि जो भी उसके सैनिक हैं या फिर ऑफिसर हैं, उनको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ऐप दिया गया है। ठीक है, तो हालांकि ये सब ऐप पब्लिक में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है कोई ऐप जैसे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स आपस में इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात किया जाए तो मतलब कि एयरफोर्स में हाल ही में आप सुने होंगे कि अवनी चतुर्वेदी जो है और भावना कंठ, मोहन सिंह, ये सब हिस्ट्री क्रिएट किए 2016 में बाई बिकमिंग फर्स्ट वुमेन पायलट टू बी कमीशन इन द फाइटर स्ट्रीम। दिस वुमेन पायलट नाउ फ्लाइंग ऑफिसर हैव बीन पोस्टेड विद MiG-2 बाइसन एंड हॉक यूनिट ऑफ स्क्वाड्रन पायलट एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर फ्लाइंग ट्रेनिंग। तो ये सब जो है पायलट बने अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, तो याद रखिएगा। कमीशन रैंक की बात किया जाए तो हर एक फोर्स में कुछ दो तरह के रैंक होते हैं, एक होते हैं कमीशन, एक होते हैं नॉन कमीशन। तो देखा जाए कमीशन रैंक के बारे में बात किया जाए, मतलब जो परमानेंट ऑफिसर होते हैं, हाई लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे आर्मी में होते हैं यहाँ पे जनरल, उसके लेवल के हैं एडमायरल होते हैं, एयर चीफ मार्शल, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल, मेजर जनरल, रियर एडमायरल, एयर वाइस मार्शल। उसके बाद मैंने इस तरीके से पोस्ट नीचे जाने पे घटते जाता है। और कमीशन रैंक का फ्लाइंग पोस्ट जो सबसे पहला होता है इसमें आर्मी में लेफ्टिनेंट, उसके बाद नेवी में होता है सब लेफ्टिनेंट। तो देखिएगा नेवी का लेफ्टिनेंट जो है आर्मी के लेफ्टिनेंट से सीनियर हो जाता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात किया जाए तो ये कोस्टल एरिया को गार्ड करता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड 1977 में इसको बनाया गया था। और इसका काम क्या है, तो सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड। यदि कोई आर्टिफिशियल आइलैंड इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया उसको सेफ्टी करना, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना। और उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ फिशरमैन इंक्लूडिंग असिस्टेंस टू देम एट सी इन व्हाइल इन डिस्ट्रेस। यदि फिशरमैन कोई डिस्ट्रेस में है, कोई खतरा में, तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट मैरीटाइम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। मैराइन पोल्यूशन को कंट्रोल करना। असिस्टिंग कस्टम एंड अदर ऑथोरिटीज एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन। एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन यानी कोई गैरकानूनी काम हो रहा है उसको रोकना। सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट सी एंड कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक डाटा, वहाँ से साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करना, समुद्र किनारे से लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना, सेफ्ट करना। इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ वेरियस इनेक्टमेंट्स इन द मैरीटाइम जोन, और मैरीटाइम जोन के लिए जो भी प्रोविजन बनाया गया है, कानून बनाया गया इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, उसको लागू करवाना। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज ऑल्सो बीन गिवन एनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और भी इसके अलावा कई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। जैसे क्या है, तो कोस्टल सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर मतलब क्या होता है कि जो कोस्ट है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। इस तरीके का काम करना इसके द्वारा। फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ मर्चेंट शिप, यदि किसी का शिप भुला गया है, खो गया है, तो उसको रेस्क्यू करना। मेराइन ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स मेजर, यदि किसी मतलब कभी गलती से ऑयल स्पिल हो जाता है, मतलब तेल बह जाता है पानी में, तो उसके लिए उपाय करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इंडियन डिफेंस सेक्टर में कहाँ कहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे NDA की बात किया जाए तो नेशनल डिफेंस कॉलेज इज प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, established as a center of excellence on matters pertaining to national security and strategic industry। तो एक नेशनल डिफेंस कॉलेज है, ये सबसे हाई लेवल का इंस्टीट्यूट है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CDM जिसको बोलते हैं, इज द ओनली ट्राई सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो एकमात्र ऐसा ट्राई सर्विस मतलब जहाँ पे तीनों सर्विस का ट्रेनिंग होता है। विच इम्पार्ट डिफेंस मैनेजमेंट एजुकेशन, तो जिसमें डिफेंस मैनेजमेंट एजुकेशन दिया जाता है सीनियर ऑफिसर्स को। ठीक है, पारामिलिट्री फोर्स के ऑफिसर को, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट ऑफ कंसेप्चुअल। तो इस तरीके से नेक्स्ट है इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो तो नेशनल डिफेंस कॉलेज था।
ये ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे तीनों सर्विस का भी ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद भी सब अपने अपने स्ट्रीम में भी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन प्राइमरी ट्रेनिंग यहाँ पे भी होता है, ठीक है। एनडीए में जो मतलब एडमिशन होता है यूपीएससी एग्जाम के थ्रू होता है, जो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। आईएमए की बात किया जाए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसको 1932 में फाउंड किया था, देहरादून में है, ठीक है। और इसका एम क्या है, तो फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मोरल एंड फिजिकल क्वालिटी जो पर्सन ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी जो ऑफिसर, तो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं उनका ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए जो है, ठीक है, इस्टेब्लिश इन 1963 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। द ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल वाज रीडेजिनेटेड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इसका पहले नाम था ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, उसी को ओटीए बना दिया गया था 1988 में। मतलब उस समय जब हुआ था तो उस समय ओटीएस नाम था 63 में, 1988 में। नेक्स्ट है इन इट्स मेन टास्क बिफोर 1965 जो ट्रेन जेंटलमैन कैडेट फ्रॉम इमरजेंसी कमीशन, तो इसका मेन काम क्या था, तो इमरजेंसी कमीशन के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना। एनसीसी के बारे में बात किया जाए, नेशनल कैडेट कॉर्प, तो स्कूल लेवल पे ही होता है, मतलब स्कूल कॉलेज लेवल पे होता है। 1948 में इसको बनाया गया था, ठीक है, एज इंडियन मिलिट्री कैडेट कॉर्प, उस समय इसका नाम था इंडियन मिलिट्री कैडेट कॉर्प, ठीक है। और इट इज ऑर्गेनाइजेशन ओपन टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट के लिए। एनसीसी स्ट्राइव टू प्रोवाइड द यूथ ऑफ द कंट्री अपॉर्चुनिटी ऑल अराउंड डेवलपमेंट, तो इसमें मेनली कंट्री के यूथ लोगों को टारगेट किया जाता है ताकि उनको एजुकेशन मतलब कि काम के प्रति डेडिकेशन सिखाया जाए, कमिटमेंट का सेंस सिखाया जाए, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाए, मोरल वैल्यू सिखाया जाए, ताकि आगे चल के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। तो याद रखिएगा 1948 में बनाया गया था, और नेहरू जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था इस तरह के कि ताकि लोग जो है आगे चल के डिसिप्लिन बने, ठीक है। कितना डिसिप्लिन बनाए तो बात की बात है, लेकिन उस समय गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया था। द मोटो ऑफ एनसीसी इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो इसका मोटो ही यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। उस समय के जो मतलब कि जो भी प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ये कहना था कि हमारा जो यूथ हो वो गलत रास्ते पे ना चले, शराब वगैरह ना पिए, इसलिए लोग एनसीसी से जुड़े, यहाँ पे डिसिप्लिन सीखे, है ना। सैनिक स्कूल के बारे में बात किया जाए तो इसको एस्टेब्लिश किया था ज्वाइंट वेंचर के रूप में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दे आर अंडर द ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी, अभी जो है सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर ये आते हैं, जिस तरह से एनवीएस है ना, नवोदय विद्यालय समिति, केवीएस है ना, डीएवी का भी अपना एक समिति है, उसी तरीके से सैनिक स्कूल का भी अपना एक सोसाइटी है। 26 सैनिक स्कूल कंट्री में अभी हैं, पूरे कंट्री में देखा जाए तो। ऑब्जेक्टिव ऑफ सैनिक स्कूल इंक्लूड ब्रिंगिंग क्वालिटी पब्लिक स्कूल एजुकेशन विद द रीच ऑफ कॉमन मैन, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, लोगों के पर्सनालिटी का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो, रिमूव रीजनल इम्बैलेंस को रिमूव किया जाए इन द ऑफिसर्स कैडर ऑफ आर्म फोर्सेज। नेक्स्ट डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब सैनिक स्कूल का मेन टारगेट होता है कि ऑफिसर्स तैयार करना है, मतलब कि आगे चल के बच्चे मतलब कि सेना में ऑफिसर बने, ठीक है। वहाँ का ट्रेन मतलब पढ़ाई इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन सेटअप इन 1962, जैसा कि ऊपर देख रहे हैं 62 में इसका स्थापना किया गया था। और इसका मेन काम क्या था, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल बेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेपन, तो वेपन के प्रोडक्शन के लिए, इक्विपमेंट के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे बेस बनाना। डिपार्टमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी, इसके तहत काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटी भी डेवलप किया गया, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ठीक है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और भी कई तरह के इस तरह कंपनी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में देख लेते हैं। द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है फैमिली ऑफ 41 फैक्ट्री, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत 41 फैक्ट्री आते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कलकत्ता पोसेस द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ 200 एक्सपीरियंस, तो 200 साल पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता का है, 200 साल पुराना है, ठीक है। बाकी सब इससे नया है, लेकिन काफ़ी पुराने इंस्टीट्यूशन है, और 41 फैक्ट्री टोटल इसके तहत आते हैं। डिफेंस अंडरटेकिंग की बात किया जाए, मतलब डिफेंस पीएसयू हॉल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ था 1940 में, ठीक है। और एशिया का मतलब कि काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन अपने सेक्टर का, एक नवरत्न का दर्जा इसको दिया गया है, नवरत्न विथ 20 प्रोडक्शन डिवीजन एंड 11 R&D सेंटर, तो इसका प्रोडक्शन 20 जगह इसका प्रोडक्शन यूनिट है और 11 जगह इसका रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट है, ठीक है। 9 जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब 9 स्टेट में बोल सकते हैं। HAL एक्सपर्टाइज इनके पास डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसके तहत किया जाता है, तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किया जाता है नए नए विमानों का, और प्रोडक्शन रिपेयर ये सब किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भेल के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी एक नवरत्न है, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954। बेल है 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में इसका 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और द कंपनी हैज कोर कम्पेटेंसी इन द एरिया ऑफ डिफेंस कम्युनिकेशन, रडार्स, मिसाइल सिस्टम, तो ये सब बनाने में इसका काम, मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का क्या मिलनी बनाता है, तो डिफेंस कम्युनिकेशन का सेक्टर का, जैसे रडार, मिसाइल, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ये सब बनाया जाता है इसके द्वारा। तो मेनली एक तरह से देख सकते हैं आप वायरलेस, मतलब कि कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करता है। डिफेंस सेक्टर में किस तरीके से कम्युनिकेशन किया है, जो वॉकी टॉकी होता है वो भी भेल के द्वारा ही बनवाया जाता है, ठीक है।
BEML लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड BEML, इसको 1964 में बनाया गया था। एक मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी भी 2-3 कैटेगरी को है, तो उसमें कैटेगरी 1 का एक कंपनी, एक PSU यानी सरकारी कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और इसका काम क्या है, तो डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोर सेक्टर इकोनॉमी। तो डिफेंस के लिए कोल, माइनिंग, स्टील ये सब का जुगाड़ करता है, ठीक है। रोड बिल्डिंग का काम करता है। हालांकि रोड बिल्डिंग के लिए एक BRO स्पेशल है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा देखा जाए तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 1970 में बनाया गया था। ये भी मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी 1 का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और इसका काम क्या है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें बनाता है, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाता है। टुडे BDL है इवॉल्व कॉन्ग्लोमेरेट मैन्युफैक्चरिंग ATGM लेटेस्ट जनरेशन का आजकल ये मतलब कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बना रहा है, सरफेस टू एयर वेपन्स बना रहा है। नेक्स्ट मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, तो मझगांव डिपो के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब पानी वाला जहाज़ बनाता है। 1934 में बनाया गया था इसको, और उस समय पब्लिक कंपनी नहीं था, लिमिटेड कंपनी था। और इसको गवर्नमेंट के द्वारा ओवरटेक किया गया 1960 में। 1960 में जो है कंपनी बन गया, सरकारी कंपनी बन गया। और इसका मेनली काम क्या है, तो वॉरशिप बनाना, ठीक है। बहुत सारा वॉरशिप इसके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो GRAC जो है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भी एक मिनी रत्न कंपनी है। डिफेंस PSU है, 1960 में इसको बनाया गया था, इसको भी। और इसका भी काम है शिप का डिजाइन करना, है ना। शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में काम करता है। जैसे जितना भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि INS सह्याद्री, INS जलस्व, ये सब तो इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में बात किया जाए तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है एक मिनी रत्न कंपनी है ये भी। और ग्रुप 1 मिनी रत्न कंपनी में ग्रुप 1 का है स्टेटस कंपनी एंड कैपेबल ऑफ इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्डिंग हाई टेक्नोलॉजी ऑफ एक स्टेट शिप, तो इसका भी काम शिप बनाना है। उसी तरह से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की बात किया तो 1941 में इसको बनाया गया था सेठ वालचंद हीराचंद के द्वारा, ठीक है। सेठ वालचंद हीराचंद के द्वारा। अब बाद में इसको कंपनी बना दिया गया, मतलब कि सरकारी कंपनी बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ट्रांसफर किया 2010 में। फिर मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिधानी जिसको बोला जाता है, 1970 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और इंडिया के स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, रणनीतिक सेक्टर में, क्रिटिकल मैटर्स में डील करता है, मतलब कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है मिधानी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात किया जाए तो DRDO का स्थापना किया था 1958 में, ठीक है। तो 1958 में इसको क्रिएट किया गया था DRDO का। तो DRDO काफ़ी मतलब मेनली रिसर्च का काम करता है। इसका 46 लेबोरेटरी कंट्री में है, ठीक है। और मैंने हर क्षेत्र में है, तेजपुर मुंबई में है, उसके अलावा फिर वेस्ट में भी है, ठीक है। लेह में है, कोची में है, मतलब कि इंडिया के हर क्षेत्र में इसका लगभग डिफेंस सेक्टर इसका मतलब कि लैब है DRDO का। ये साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में कार्य करता है। DRDO इज हेडेड बाय साइंटिफिक एडवाइजर डिफेंस मिनिस्ट्री हुई सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ DRDO, ठीक है। तो उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वही इसके हेड होते हैं, उस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसके हेड होते हैं। और इसका मेन काम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना। इसके द्वारा कई चीज़ बनाया गया है, आप लोग न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे कि इसके द्वारा क्या क्या डेवलप किया गया। नेक्स्ट रीसेटलमेंट ऑफ एक सर्विसमैन का रीसेटलमेंट करना। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक सर्विसमैन वेलफेयर बनाया गया था, है ना। इसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बात किया जाए तो केंद्रीय इज द अपेक्स बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर वार वेलफेयर ऑफ वार विडोज डिजेबल्ड सोल्जर। तो जो भी मतलब कि डिजेबल्ड सोल्जर हैं या फिर वार विडोज हैं या फिर एक सर्विसमैन है, उनके भलाई के लिए बनाया केंद्रीय सैनिक बोर्ड बनाया गया था ताकि गवर्नमेंट का पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। डिफेंस पेंशन की बात किया जाए तो पेंशन टू अप्रोक्सीमेटली 32 लाख डिफेंस पेंशनर फैमिली पेंशनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवं 21 पब्लिक सेक्टर बैंक, 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो कहा जा रहा है कि डिफेंस में जो लोग होते हैं उनको पेंशन पर प्रोवाइड किया जाता है 21 पब्लिक सेक्टर बैंक में, 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक में। याद रखिएगा इन लोगों को पेंशन सर्विस अभी भी है, जैसे जो भी न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन सर्विस बंद कर दिया गया है ना, मतलब बंद नहीं किया गया, उसको डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई किया गया है। लेकिन डिफेंस में अभी भी जो है OPS लागू है, मतलब कि वो पुराना वाला ही पेंशन स्कीम लागू है, ठीक है। और वहाँ पे एक 1 रैंक 1 पेंशन भी है, इसके बारे में आप OROP भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो मतलब कि डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक, पोस्ट ऑफिस, हर तरीके से पेंशन प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब कि हर किसी को मिल जाए एक कोशिश किया जाता है, ठीक है। फॉर द आर्म फोर्सेज पेंशन रिसाइडिंग इन नेपाल डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन इज डन थ्रू 3 पेंशन सिस्टम ऑफिसेज। तो कहा जाए जो लोग नेपाल में हैं, हम क्योंकि हमारे यहाँ गोरखा बटालियन भी है तो अधिकांश लोग नेपाल से आते हैं, हालांकि दार्जिलिंग से भी आते हैं। गोरखा भी कई तरह के हैं, सारे गोरखा नेपाली नहीं होते। दार्जिलिंग वाले सेक्टर में जो रहते हैं उनको भी गोरखा ही बोला जाता है। तो कुछ गोरखा जो नेपाल से आते हैं वो तो रिटायरमेंट के बाद नेपाल में जाकर रहने लगते हैं, तो उनके लिए भी 3 पेंशन सिस्टम ऑफिस है, पेंशन पेमेंट ऑफिस है, ठीक है। तो ये था आज के मतलब कि इंडियन ईयर बुक में चैप्टर डिफेंस वाले सेक्टर को हम लोग कंप्लीटली डिस्कस किए। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।